आज क्लास 8 के ज्योग्राफी के अंतर्गत जिस चैप्टर का अध्ययन करना है वो है मानव संसाधन। और नया जो एनसीईआरटी है उसके अनुसार ये लास्ट चैप्टर है हम लोगों का। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में किन किन टॉपिक की जो है चर्चा की गई है। लोग ही किसी राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्राकृतिक की देन तभी महत्वपूर्ण हो सकती है जब लोग उसका उपयोग कर पाएँ। कोई भी संसाधन तभी संसाधन बनता है जब वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। और प्राकृतिक हमें जो कुछ भी देती है वो संसाधन तभी बन सकती है जब हम लोग जो है उसका उपयोग करें। और जो है लोग उसका उपयोग कैसे करते हैं, वो अपने आवश्यकताओं और योग्यताओं के बदौलत ही उस संसाधन को जो है यूज कर पाते हैं। मान लीजिए कि एक लोहा जो है सीधा सीधा लोहा के रूप में तो प्राप्त नहीं होता है प्राकृतिक से। हम लोग अपनी योग्यताओं के दम पे अयस्क से जो है लोहा का उत्पादन करते हैं और फिर उससे जो है बड़े बड़े मशीनरियों का निर्माण करते हैं। तो प्राकृतिक की देन तो है, लेकिन हम अपनी योग्यताओं के दम पे जो है किसी भी प्राकृतिक जो है संसाधन को अपने अनुरूप बदलते हैं। इस प्रकार आप देखिएगा कि मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। स्वास्थ्य, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग ही जो है अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। अन्य संसाधनों के भांति जो है मानव संसाधन विश्व में जो है समान रूप से वितरित नहीं है। इसमें जो है शिक्षा, आयु, लिंग आदि के अनुरूप जो है विभिन्न जगहों पे इसकी जो है वितरण अलग अलग प्रकार से देखने को मिलता है। कहीं देखिएगा कि जैसे कि भारत का एग्जाम्पल ले लें। भारत क्या है अभी? भारत अभी युवाओं का देश कहा जा रहा है, यानी हमारी जो जनसंख्या है उसमें 18 से 50 के बीच में है। जनसंख्या का वितरण जो है विश्व में कैसे है, इसकी चर्चा इस प्रकार करनी है कि हमें आप देखिएगा कि 30% भूभाग पर 90% लोग बसे हुए हैं। यानी कि अगर मान लीजिए 100% भूभाग है तो इसके 30% ही भूभाग पर मैक्सिमम लोग निवास कर रहे हैं, यानी 90% लोग निवास कर रहे हैं। बाकी जो क्षेत्र है वो जो है विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है या निर्जन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। विश्व में जनसंख्या जो है काफ़ी असमान रूप से वितरित हुई है। वहीं बात कर लीजिए दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया का, यूरोप का, उत्तर पूर्वी अमेरिका का, ये सभी जो क्षेत्र हैं ये घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं। जबकि आप बात करिएगा उच्च अक्षांशीय क्षेत्र या उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्र क्या है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो मरुस्थल आ रहे हैं, उच्च पर्वतीय क्षेत्र, विषुवतरेखीय वनों आदि में क्या है कि काफ़ी विरल जनसंख्या पाई जाती है। इन क्षेत्रों को तो मान लीजिए देख पाना पॉसिबल नहीं है हम लोग के यहाँ से, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र जो है हमारे भी देश में पाए जाते हैं। आप कहीं अगर घूमने फिरने के लिए जाते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ पे जनसंख्या जो है काफ़ी विरल है। जो कि हमारी मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे जो है जनसंख्या काफ़ी सघन है। विषुवतरेखीय वृत्त के आप दक्षिण में बात करिएगा तो काफ़ी जनसंख्या जो है विरल है, जबकि विषुवतरेखीय वृत्त के उत्तर में बसे हुए हैं। यानी कि अगर ये पृथ्वी है हमारी, ये विषुवत रेखा हो गई, तो इस साइड में नॉर्थ हो गया, तो इस साइड में जो है ज़्यादातर लोग बसे हुए हैं। इस जो है गोलार्ध में यानी उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादातर लोग बसे हुए हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जो है कम लोग बसे हुए हैं। इसका एक और भी रीज़न है कि दक्षिणी गोलार्ध जो है ज़्यादातर जो है सागरों से ही भरा हुआ है, जबकि ज़्यादातर महाद्वीप जो हैं उत्तरी गोलार्ध में ही अवस्थित हैं। इसलिए ज़्यादातर जनसंख्या जो है वो उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। विश्व की कुल जनसंख्या की बात कर लीजिएगा तो 3/4 लोग जो है दो ही महाद्वीप में बसे हुए हैं, एशिया और अफ्रीका। ये महाद्वीप जो है जनसंख्या की दृष्टि से काफ़ी संपन्न है। अगर एशिया की बात कर लीजिए तो जैसे कि आप एग्जाम्पल अपना देश ले लीजिए, भारत, चाइना ले लीजिए। यही दो देश इतना है कि विश्व में इनकी जनसंख्या काफ़ी ऊंची है। विद रिस्पेक्ट टू अदर कंट्री का देखिएगा तो इनके रेस्पेक्ट में काफ़ी पीछे हैं। जो विकसित देश हैं उनकी जनसंख्या इनके रेस्पेक्ट में काफ़ी पीछे है। विश्व के 60% लोग जो हैं केवल 10 देश में ही निवास कर रहे हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से भी अधिक लोग रह रहे हैं। अब जनसंख्या घनत्व को समझना है हमें। भूपृष्ठ पर प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। सामान्यतः जो है जनसंख्या का घनत्व जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में नापा जाता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। अगर मान लीजिए कि एक किलोमीटर लंबाई ले लीजिए और 1 किलोमीटर चौड़ाई ले लीजिए, तो इतना क्षेत्रफल में जितनी जनसंख्या में निवास कर रहे हैं, जितनी संख्या में निवास कर रहे हैं, उनके संख्या को जनसंख्या घनत्व के रूप में देखा जाता है। विश्व की औसत जनसंख्या घनत्व देखिएगा तो 51 व्यक्ति जो है मिलेगा आपको। यानी कि इसका मतलब हुआ कि पूरी विश्व में जितनी भूभाग है और जितने लोग हैं उसके अनुसार अगर वितरण किया जाए तो 1 वर्ग किलोमीटर में 51 लोग ही निवास कर पाएंगे। हालांकि ये अलग बात है कि सभी जगह पे लोग निवास भी नहीं करते हैं।
सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व यानी सबसे अधिक लोग एकत्रित यानी सघन रूप से कहाँ पाए जाते हैं, तो दक्षिण मध्य एशिया में, उसके बाद जो है पूर्वी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया में निवास करते हैं, यानी सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो एशिया में ही है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, तो इसमें दो प्रकार के कारक हैं, एक तो भौगोलिक कारक हो गया और एक है सांस्कृतिक आर्थिक कारण। तो भौगोलिक कारक में जो प्राकृतिक से हमें जो कारक प्राप्त हो रहे हैं, जो हमारे जीवन यापन को जो है प्रभावित कर रहे हैं, उनको हम लोग देखते हैं कि स्थलाकृति यानी भूभाग जैसे है उसके अनुसार हम लोग देखेंगे कि जहाँ पर्वतीय पठारी क्षेत्र हैं, कम उपजाऊ क्षेत्र हैं, वहाँ पे जो है जनसंख्या विरल है, वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन वहीं जहाँ खेती है, जहाँ विनिर्माण और सेवा आदि क्रिया जो है संपन्न करने में आसानी है, वहाँ पे लोग जो है ज़्यादातर रहना पसंद करेंगे। यही कारण है कि अगर भारत का एग्जाम्पल ले लें तो गंगा क्षेत्र में जो है, गंगा का मैदानी क्षेत्र में जो है काफ़ी लोग निवास करते हैं, जबकि वहीं पहाड़ी लद्दाख चले जाइए, जम्मू कश्मीर चले जाइए, अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पर जनसंख्या जो है बहुत कम है। उसी का कुछ एग्जाम्पल दिया है कि गंगा का मैदान में जो विश्व का सबसे अधिक जो है घनी आबादी है। वहीं बात कर लीजिए एंडीज हो गया, आल्प्स हो गया, हिमालय जैसे हो गया, ये सब पर्वतीय क्षेत्र हैं, यहाँ पे जो है काफ़ी जनसंख्या विरल है। जलवायु की बात कर लीजिए, मान लीजिए जहाँ चरम जलवायु यानी अधिक गर्म हो गया, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया, वैसे क्षेत्र में जो है लोग जो है निवास करना नहीं पसंद करेंगे। यही कारण है कि सहारा मरुस्थल में जनसंख्या जो है लगभग मतलब काफ़ी ही मतलब निर्जन नहीं बोल सकते, लेकिन काफ़ी कम पाई जाती है, काफ़ी विरल जनसंख्या पाई जाती है। रूस का ध्रुवीय प्रदेश देख लीजिए, जहाँ पे हमेशा बर्फीला माहौल बना रहता है, कनाडा हो गया, अंटार्कटिका हो गया, ये सारी क्षेत्र जो हैं काफ़ी जो है बर्फ़ से भी प्रभावित रहते हैं। तो यहाँ पे जो है निवास जो है लोग काफ़ी कम करते हैं। मृदा की बात की गई है, जहाँ अधिक उपजाऊ मृदा होगी, कृषि योग्य मृदा होगी, जहाँ जीवन यापन करना आसान हो जाएगा, वहाँ पे लोग अधिक रहना पसंद करेंगे। यही कारण है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन का बात कर लिए तो हुआंग ही, चांगजियांग, मिस्र की नील नदी के उपजाऊ क्षेत्र का बात कर लीजिए, वहाँ पे अधिक जनसंख्या है, वहाँ पे सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। अब जल की बात कर लेते हैं, तो जल लगभग विश्व के मैक्सिमम देश जो है जल की समस्या से काफ़ी ग्रसित हैं। तो जहाँ अगर अच्छा से अलवणीय जल पीने को मिलेगा, कृषि के लिए मिलेगा, वहाँ पे जो है लोग ज़्यादा प्राथमिकता देंगे रहने के लिए। यही कारण है कि विश्व के अधिक नदी घाटियों में जो है जनसंख्या का काफ़ी जो है सघन विकास हुआ है, जबकि मरुस्थलीय क्षेत्र में जाइएगा तो काफ़ी विरल विकास हुआ है। हमारी सब हड़प्पा सभ्यता की बात कर लीजिए, चाहे जितनी भी सभ्यता, मेसोपोटामिया हो गया, जितनी भी सभ्यताएं अगर विकास हुई, जिनकी भी विकास हुई, वो ज़्यादातर क्या है नदी के किनारे ही पाए गए हैं, क्योंकि जीवन यापन के लिए जल जो है एक अहम स्रोत है। खनिज की बात कर लीजिए, तो जहाँ खनिज वाले क्षेत्र अधिक होंगे वहाँ पे जो है लोग ज़्यादा प्रभावित होंगे रहने के लिए, वहाँ उस क्षेत्र में लोग ज़्यादा मूव करना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग अवसर प्रदान होगा उन्हें जीवन यापन करने के लिए। यही कारण है कि अफ्रीका क्षेत्र में हीरे के जहाँ खान हैं, जहाँ तेल के खान हैं, वहाँ पे जो है लोग ज़्यादातर मतलब रहने के लिए प्रेरित होते हैं, जबकि अलग मरुस्थलीय क्षेत्रों में लोग काफ़ी कम पाए जाते हैं। सामाजिक आर्थिक कुछ कारण हैं, तो सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण में क्या है कि आर्थिक कारण की बात कर लें तो जहाँ औद्योगिक क्षेत्र हैं, स्वाभाविक बात है कि वहाँ रोजगार के अवसर अधिक हैं, वहाँ लोग जो है काफ़ी संख्या में रहना पसंद करते हैं। जैसे कि अगर छोटा सा एग्जाम्पल लें कि गाँव के लोग ज़्यादातर शहर की तरफ क्यों मूव करना चाहते हैं, क्योंकि वो काम की तलाश में उधर जाते हैं, वहाँ औद्योगिक क्षेत्र हैं, वहाँ काम ज़्यादा है, रोजगार का अवसर ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर वो मूव करना चाहते हैं। एक दो एग्जाम्पल इसमें भी दिया गया है किताब में कि जापान का ओसाका ले लीजिए, भारत का मुंबई ले लीजिए, बहुत घने आबादी वाले क्षेत्र हैं, क्योंकि यहाँ पे काम के अवसर ज़्यादा मिलते हैं, रोजगार के अवसर ज़्यादा मिलते हैं, लोग ज़्यादातर मूव करना वहीं पसंद करते हैं। सांस्कृतिक कारण में मान लीजिए कि धर्म से रिलेटेड अगर कोई स्थल है, सांस्कृतिक महत्व का कोई स्थल है, तो लोग वहाँ पर ज़्यादातर जो है प्रवास करना चाहते हैं, उनकी इच्छाएँ जो हैं धर्म के रिगार्डिंग ज़्यादातर बढ़ते जाती है। कुछ एग्जाम्पल इसमें दिया गया, जैसे बनारसी ले लीजिए, यरूशलेम हो गया, वेटिकन सिटी हो गया, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जहाँ पे जो है जनसंख्या बढ़ती जा रही है। सामाजिक कारण का बात कर लें तो जहाँ अच्छे आवास हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, वहाँ पे लोग जो है रहना अधिक पसंद करेंगे। यही कारण है कि ज़्यादातर ऐड में देखा जाता है कि शहर के बाहर बनने वाले फ्लैट का ऐड ऐसे ही किया जाता है कि अच्छा आवास है, कुशल पर्यावरण है, शुद्ध पर्यावरण है, वातावरण है, इस प्रकार के जो है ऐड के माध्यम से जो है बाहर, शहर के बाहर जो आवास बनते हैं, जो फ्लैट बनते हैं, उनका जो है विज्ञापन ऐसे ही किया जाता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है ताकि लोग को अधिक लुभावित किया जा सके। जनसंख्या परिवर्तन एक टर्म आया। जनसंख्या परिवर्तन का मतलब क्या है?
जनसंख्या परिवर्तन का मतलब होता है कि एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की जनसंख्या में कितनी परिवर्तन हो रही है, उसे जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। एक फिक्स पैमाना ले लिया जाता है कि 10 साल 5 साल, जैसे जनगणना अपने यहाँ होता है 10-10 साल पे, तो ये एक फिक्स पैमाना है कि 10 साल में कितनी जनसंख्या का परिवर्तन हुआ, उसकी गणना करना होता है हमें। परिवर्तन की गणना कैसे हो सकती है? परिवर्तन तो दो ही प्रकार से पॉसिबल है, या तो जन्म हुआ हो या तो मृत्यु हुई है। तो जन्म को आंकने का एक पैमाना यह है कि प्रति 1000 व्यक्तियों में जीवित रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है और प्रति 1000 व्यक्तियों में मृतकों की संख्या कितनी है। इस प्रकार जो है जन्म दर और मृत्यु दर मापा जाता है कि 1000 लोग पे कितने लोग जिंदा रहे और 1000 लोग पे कितने लोग जन्मे और 1000 लोग पे कितने लोग मर गए। जन्म और मृत्यु परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। किसी देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को जो है ना प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। इसी बात को दिखाने का इसी बात को यहाँ पे लिखा है कि एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर को जो है प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। विश्व की जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक दर में तीव्रता ही है, यानी लोग की मृत्यु की रेशियो कम है और जन्म की रेशियो जो है अधिक है, इसलिए विश्व की जनसंख्या अधिक बढ़ रही है। ये बढ़ेगा कब? जब ये ज़्यादा हो और ये कम हो। अगर मान लीजिए दोनों बराबर है तो प्राकृतिक वृद्धि दर तो कांस्टेंट ही रह जाएगा। अगर ये ज़्यादा हो गया और ये कम रहा तब तो ये आसानी से बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए कि मृत्यु दर ज़्यादा हो जाए और जन्म दर कम हो जाए तो इसका मतलब तो है कि जो प्राकृतिक वृद्धि दर वो तो ऋणात्मक है, यानी हमारी जनसंख्या घट रही है। इसी बात का जो है यहाँ पे जिक्र करने का प्रयत्न किया गया है। चीज़ें यहाँ पे भी दिखाने का प्रयत्न किया गया है कि अगर मान लीजिए कि जन्म दर ज़्यादा हो जाए, मृत्यु दर कम हो जाए तो जनसंख्या वृद्धि करने लगेगी। स्थिर कब रहेगी? जब दोनों समान हो, यानी जितना लोग का जन्म हो रहा है उतना ही लोग का मृत्यु हो रहा है, तो इस प्रकार जनसंख्या स्थिर रहेगी। जनसंख्या में कमी कब होगी? जब जन्म कम लोगों का हो और मृत्यु ज़्यादा लोगों का हो, तब क्या होगा कि जनसंख्या में कमी आने लगेगी। प्रवास एक अन्य कारण है जो कि जनसंख्या के आकार में परिवर्तन कर देता है। हालांकि कुल जनसंख्या नियत रहती है, लेकिन फिर भी एक जगह की जनसंख्या वृद्धि हो जाती है, एक जगह की जनसंख्या जो है कम हो जाती है। अब एक व्यक्ति जहाँ निवास कर रहा था वहाँ से दूसरे जगह चला गया, तो जहाँ तो निवास कर रहा था वहाँ तो जनसंख्या में कमी हो गई, लेकिन जहाँ चला गया वहाँ तो जनसंख्या में वृद्धि हो गई। उत्प्रवासी वैसे लोगों को कहते हैं जो अपना देश यानी अपना जगह छोड़ते हैं, वे लोग उत्प्रवासी कहलाते हैं। और जहाँ चले जाते हैं वहाँ आप्रवासी कहलाते हैं। आप्रवासी मतलब आना, उत्प्रवासी मतलब जाना, यानी आप जहाँ से जा रहे हैं वहाँ के लिए आप उत्प्रवासी हैं, जहाँ आए हैं वहाँ के लिए आप्रवासी हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देशों में भीतरी प्रवास काफ़ी प्रचलित है और इसका रीज़न भी है कि मान लीजिए कि हर एक व्यक्ति अपने से विकसित जगह पे जाना चाहता है, चाहे वो काम काज की वजह से जाना पड़े, रोजगार के अवसर से, पढ़ाई के अवसर से, यानी जो भी कारण रहा हो, लेकिन अपने से बेहतर परिस्थिति की तलाश में जो है एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। इस प्रकार जो है एक जगह की जनसंख्या घटती है, एक जगह की जनसंख्या बढ़ जाती है। यही कारण है कि परिसीमन भी सरकार एक निश्चित अंतराल के बाद कराती रहती है, क्योंकि एक निश्चित जनसंख्या पर जो है निश्चित सीटों का आवंटन करना होता है। संख्या परिवर्तन के प्रतिरूप जनसंख्या वृद्धि जो है ना विश्व में तो कर रहा है, लेकिन सभी देशों में इसकी स्थिति समान नहीं है। किसी देश में क्या है कि काफ़ी अधिक जनसंख्या वृद्धि कर रहा है, जैसे इसमें केन्या का एक एग्जाम्पल दिया गया है, और किसी देश में जो है काफ़ी कम हो रहा है जनसंख्या वृद्धि, यानी निगेटिव भी है। तो इस प्रकार जो है जनसंख्या ओवरऑल तो बढ़ रहा है, लेकिन सभी देशों की ऐसी स्थिति नहीं है। जैसे बात कर लीजिए तो यूनाइटेड किंगडम की, तो यहाँ पे काफ़ी निम्न जन्म दर है और मृत्यु दर काफ़ी अधिक है, जिसके कारण जो है यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर जो है काफ़ी मंद है। यहाँ पे एक मैप दिया गया है जिसमें जो है जितना भी ब्लू क्षेत्र दिखाया गया है, यहाँ पे जनसंख्या का काफ़ी सघन आबादी है। जो भारत की जनसंख्या की बात कर लीजिए तो भारत की औसत घनत्व जो है 382 है, यानी हम लोगों के 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में 382 लोग निवास करते हैं। जीवन प्रत्याशा, इसका मतलब ये होता है कि औसत आयु जीवित रहने की लोगों की कितनी है। अगर मान लीजिए कि 10 व्यक्ति कहीं निवास कर रहे हैं, इनकी किसी की उम्र मान लीजिए कि 55 पे डेथ हो गई, किसी की डेथ जो है 60 पे हो गई, किसी की 70 पे हो गई, किसी की 80 पे हो गई, एंड सो ऑन, किसी की मान लीजिए कि 90 पे हुई, तो इन लोगों के बीच के औसत आयु जो है वो जीवन प्रत्याशा है, यानी उन वर्षों की संख्या जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जाती है उसे प्रत्याशा कहते हैं। यानी इतना वर्ष तक
इतना माना जा सकता है, औसत निकाला गया है 5-10 लोगों का, जैसे मैंने बताया कि उतनी वर्ष तक उनसे आशा की जा सकती है, उस आयु वर्ष को जीवन प्रत्याशा कहते हैं। आप्रवास का मतलब होता है जब व्यक्ति नए देश में जाता है, आप जहाँ जा रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, वहाँ पे आप्रवास कहलाइएगा। उत्प्रवास का मतलब होता है आप जिस देश को छोड़ के जा रहे हैं, उत्प्रवास का मतलब है कि आप जिस देश को छोड़ के जा रहे हैं उसे उत्प्रवास कहा जाता है। इतना ही था इस चैप्टर में। हम लोग फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, लड़ते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।